हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जे&के एग्ज़ाम्स हंटर। आज हम पॉलिटी का पहला लेक्चर स्टार्ट करेंगे जिसका टॉपिक होगा मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पॉलिटी की पहली वीडियो में, इससे पहले जो वीडियो थी पॉलिटी की, उसमें हमने पॉलिटी का सिलेबस जेके एसएसबी के रिलेटेड वो डिस्कस किया था। उसमें हमने देखा था कि पॉलिटी का जो सबसे पहला टॉपिक आता है कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन का जो सब टॉपिक बनता है पहला, उसमें आता है हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जिसमें हमारे एक्ट्स आते हैं जैसे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, चार्टर एक्ट ऑफ 1853, देन इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, 1892, देन मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909, देन 1919, देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और उसके बाद इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इन एक्ट्स के ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो बना के बहुत ही जल्द अपलोड करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला टॉपिक, जो कि है कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिकली इसमें हम पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या चीज़। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? इट इज़ अ सेट ऑफ फंडामेंटल principles. It is a set of fundamental principles according to which a state or another organization is governed. बेसिकली ये सेट ऑफ रूल्स हैं, सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं। रिटन फॉर्म में हो सकते हैं, अनरिटन फॉर्म में भी हो सकते हैं, जिसके थ्रू एक स्टेट का मतलब यहाँ पर होता है एक कंट्री, एक नेशन, या फिर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन जो इन रूल्स के अकॉर्डिंग गवर्न की जाती है। अब कॉन्स्टिट्यूशन में जब हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाने लगे, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सोचा कि हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, तो सबसे पहले हमें एक डिमांड आई कि एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होनी चाहिए, एक असेंबली होनी चाहिए कि जो कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करेगी। तो इसके लिए सबसे पहले क्या हुआ, 1934 में फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1934 कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का जो आइडिया था वो किसने दिया? सबसे पहले दिया एम.एन. रॉय जी ने। एम.एन. रॉय जी कौन थे? ही वॉज अ पायनियर ऑफ कम्युनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया एंड एन एडवोकेट ऑफ रेडिकल डेमोक्रेटिज्म। रेडिकल डेमोक्रेटिज्म क्या होता है? रेडिकल डेमोक्रेटिज्म को हम बोलते हैं कट्टरपंथी सोच, कट्टरपंथी विचारधारा, और कम्युनिस्ट मूवमेंट के ये पायनियर थे। फिर इन 1935 इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली डिमांड किया कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए जो कि भारत का, इंडिया का, फ्री इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करेगी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया इन 1940 में क्या किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने? इसको इन प्रिंसिपल, फर्स्ट टाइम इन प्रिंसिपल इस चीज़ को माना कि हाँ, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। उसी ऑफ़र को क्या बोला गया? अगस्त ऑफर ऑफ 1940। फिर इसके बाद क्या होता है? 1942 में ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती है? अपना एक प्लान बोल सकते हो, आप प्रपोजल बोल सकते हो, वो सेंड करती है इंडिया में। उसको बोला जाता है क्रिप्स प्रपोजल। अब ये क्रिप्स प्रपोजल क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसको जो हेड कर रहे थे उनका नाम था सर स्टैफर्ड क्रिप्स। इसलिए इसको बोला जाता है क्रिप्स प्रपोजल। ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती है 1942 में? सर स्टैफर्ड क्रिप्स, जो कि एक ब्रिटिश गवर्नमेंट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की कैबिनेट थी, उसके मेंबर थे, उसको इंडिया में भेजती है एक प्रपोज़ल लेके, जिसमें कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का प्रपोज़ल होता है कि इंडिया के लिए हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे जो कि आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड उसको हम इंडियन गवर्नमेंट उसको अडॉप्ट कर सकती है या इंडिया उसको अडॉप्ट कर सकता है। बट होता क्या है कि ये जो क्रिप्स प्रपोज़ल होता है ये रिजेक्ट कर दिया जाता है मेनली बाय मुस्लिम लीग।
अब मुस्लिम लीग इसको क्यों रिजेक्ट करती है? इसका सबसे बड़ा रीज़न था कि लीग उस समय चाहती थी कि इंडिया के दो टुकड़े हो जाएं। इंडिया के दो टुकड़े यानी कि इंडिया को दो स्टेट्स में डिवाइड किया जाए, एक इंडिया, एक जो अभी हम बोलते हैं पाकिस्तान, और दो सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंसीज बने, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबलीज बने, कॉन्स्टिट्यूंसीज नहीं सॉरी, दो सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबलीज बने जो कि दो सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, एक इंडिया के लिए, एक पाकिस्तान के लिए। अब होता क्या है कि ये प्रपोज़ल रिजेक्ट हो जाता है। उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती है, एक कैबिनेट मिशन भेजती है इंडिया में। उस मिशन में क्या होता है, उस मिशन को जो चेयर कर रहे होते हैं उसके 3 मेंबर्स होते हैं उस मिशन में। एक सर स्टैफर्ड क्रिप्स ही होते हैं, दूसरे होते हैं लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, कैबिनेट मिशन में लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एक स्टैफर्ड क्रिप्स हो गए, और एक होते हैं एवी अलेक्जेंडर। ये 3 मेंबर्स का एक मिशन भेजती है ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब होता क्या है इस मिशन में, ये दो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज का तो आइडिया रिजेक्ट कर देती है जो कि मुस्लिम लीग चाहती थी, बट ये एक ऐसा प्लान, ऐसी स्कीम फॉरवर्ड करती है, ऐसी स्कीम का प्रपोजल देती है जो कि मोर और लेस मुस्लिम लीग को भी सेटिस्फाई करता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी सेटिस्फाई करता है, और प्रिंसली स्टेट्स को भी ऑलमोस्ट थोड़ा सा सेटिस्फाई करता है। ये कब आया था इंडिया में? ये जो मेंबर्स आए थे ये मार्च 1946 में आए थे, और इन्होंने मई 1946 में अपना एक प्रपोज़ल दिया था। अब इसका अगला टॉपिक आ जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मेकिंग और मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनती है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने मेंबर्स थे, कब बनी, क्या काम किया उसने, ये सारा हम इसमें पढ़ेंगे। अब द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन नवंबर 1946 अंडर द स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो नवंबर 1946 में फॉर्म होती है, जो कि किस स्कीम के ऊपर ये बेस्ड होती है, जो कैबिनेट मिशन प्लान के अकॉर्डिंग प्रपोजल होता है उसके ऊपर बेस्ड होती है। इसमें क्या होता है, जो टोटल स्ट्रेंथ होती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वो 389 होती है। उसमें से 389 में से 296 जो होती हैं वो ब्रिटिश इंडिया को दी जाती है, यानी कि जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थी इंडिया में उनको फॉरवर्ड की जाती हैं, और जो 93 थी वो दी जाती है प्रिंसली स्टेट्स को। अब इस 296 में से 292 जो हैं वो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स के पास होती हैं, इसको हम लिखते हैं पीएल, और जो 4 जो होती हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस, जो कि हैं दिल्ली, अजमेर मेरवाड़ा, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान। जो 4 जो सीट्स हैं वो इन 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस को रिप्रेजेंट करेंगी। अब सीट्स अलॉटमेंट कैसे होती है इसमें, ईच प्रोविंस एंड प्रिंसली स्टेट वर टू बी अलॉटेड सीट्स इन प्रोपोर्शन टू देयर रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन। मतलब कि जो प्रिंसली स्टेट्स होती हैं या प्रोविंसेस होती हैं जो कि ये सीट्स डिवाइड की जाती हैं 389, वो उनकी जो सीट्स हैं वो इन प्रोपोर्शन टू देयर रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन, और वो कैसे की जाती है, रफली 1 सीट फॉर मिलियन पॉपुलेशन, मतलब कि 10 लाख लोगों के लिए एक सीट रिजर्व की जाती है, एक सीट दी जाती है। अब ब्रिटिश प्रोविंसेस में क्या होता है कि ये जो सीट्स होती हैं इनको 3 कम्युनिटीज़ जो उस समय थी, ज़्यादा जो 3 कम्युनिटीज़ उस समय थी, सिख, मुस्लिम और जनरल, इनमें डिवाइड की जाती हैं इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन, उनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। और जो प्रिंसली स्टेट्स होंगी ब्रिटिश प्रोविंसेस में तो हो गया कि उनकी कम्युनिटीज़ के अकॉर्डिंग हम डिवाइड करेंगे इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन 3 कम्युनिटीज़ में। पर प्रिंसली स्टेट्स में क्या होगा, जो हेड ऑफ द स्टेट होगा, जो एक राजा होगा, वो नॉमिनेट करेगा मेंबर जो कि इस
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उस स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा। इससे क्या चीज़ हमें पता लगती है? इट इज़ दस क्लियर दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज पार्शियल इलेक्टेड एंड पार्शली नॉमिनेटेड बॉडी। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी हमारी, वो पार्शली इलेक्टेड थी और पार्शली नॉमिनेटेड बॉडी थी। इलेक्टेड क्यों थी? क्योंकि ये जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थी, यहाँ पर से इलेक्शन से आएगा, इलेक्शन से मेंबर्स आएंगे। पर जो प्रिंसली स्टेट्स थी वहाँ से नॉमिनेटेड होंगे, और उनको नॉमिनेट कौन करेगा? नॉमिनेट करेगा उनका हेड ऑफ द स्टेट उनको नॉमिनेट करेगा। अब जब इस असेंबली के इलेक्शंस होते हैं, इसके इलेक्शंस कब होते हैं असेंबली के? इस असेंबली के इलेक्शंस होते हैं जुलाई और अगस्त 1946 में। इलेक्शंस कब हुए इसके? जुलाई और अगस्त 1946 में। अब होता क्या है, जब ये इलेक्शंस होते हैं जुलाई 1946 में, जुलाई से अगस्त 1946 में, तो जो 296 सीट्स थी हमारी, 389 में से 296 जो सीट्स थी जो ब्रिटिश प्रोविंसेस के पास थी, उसमें से 208 सीटें कांग्रेस जीतती है, 73 मुस्लिम लीग के पास जाती हैं, और 15 जो होती हैं वो इंडिपेंडेंट होती है, और जो 93 सीट्स थी हमारी प्रिंसली स्टेट्स के पास, वो फिल नहीं होती हैं। क्यों नहीं फिल होती हैं? क्योंकि जो प्रिंसली स्टेट्स होती हैं वो इलेक्शन से दूर रहते हैं। अब इस इलेक्शंस के बाद होता क्या कि जो हमारी इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ होती हैं, लाइक जवाहरलाल नेहरू हो गए, BR अम्बेडकर, और भी इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ होती हैं, वो तो इलेक्ट हो जाती हैं, वो इलेक्ट होती हैं, एक्सेप्ट महात्मा गांधी एंड मोहम्मद अली जिन्ना। इन दो पर्सनालिटीज़ को छोड़ के मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ जो हमारी होती हैं वो उसमें इलेक्ट होती हैं। अब बात आ जाती है इसकी वर्किंग की। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्क कैसे करती है? द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज हेल्ड ऑन 9 दिसंबर 1946। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग जो होती है वो 9 दिसंबर 1946 को होती है। ये फ्रेंड्स, ये डेट आप ध्यान से याद कर लीजिए, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। 9 दिसंबर 1946 को हमारी पहली मीटिंग होती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। मीटिंग को अटेंड करते हैं 211 मेंबर्स, और मुस्लिम लीग जो होती है वो इसको बॉयकॉट कर देती है एंड इंसिस्टेड ऑन सेपरेट पाकिस्तान। और मुस्लिम लीग क्या चाहती है उस समय कि एक सेपरेट पाकिस्तान बने, इसलिए वो इस मीटिंग को, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग होती है, उसको बॉयकॉट करती है। अब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती है वो फ्रेंच प्रैक्टिस को मानते हुए, फॉलोइंग द फ्रेंच प्रैक्टिस, ठीक है, वो ओल्डेस्ट मेंबर जो होते हैं हमारे उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ओल्डेस्ट मेंबर होते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उनको टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाती है, 2 दिन के लिए टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाती है। और उसके बाद लेटर ऑन 11 दिसंबर 1946 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट इलेक्ट किया जाता है, और HC मुखर्जी को वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट किया जाता है, और सर BN राव
was appointed as constitutional advisor to the assembly. फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़रूरी इंफॉर्मेशन है जिसके रिलेटेड ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि पहला प्रेसिडेंट कौन था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, इलेक्टेड प्रेसिडेंट कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और टेम्परेरी प्रेसिडेंट कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, एच.सी. मुखर्जी, और कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र कौन था, सर बी.एन. राव। उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को क्या होता है, जवाहरलाल नेहरू जी हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी जो रहे, वो 13 दिसंबर 1946 को एक रेजोल्यूशन मूव करते हैं असेंबली में, जिसको बोला जाता है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। और इस रेजोल्यूशन को यूनानिमसली 22 जनवरी 1947 को 22 जनवरी 1947 को अडॉप्ट कर लिया जाता है। यूनानिमसली का मीनिंग होता है कोई रोक टोक नहीं होती है, कोई हल्ला हुल्ला नहीं होता। यूनानिमसली सभी की सहमति से इसको अडॉप्ट किया जाता है। और यही जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन होता है आपका, ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आपका पास होता है, जो अडॉप्ट किया जाता है, इसी का जो मॉडिफाइड फॉर्म है, मॉडिफाइड वर्जन जो है, वो आज क्या चीज़ बनता है हमारा, उसके बाद प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। क्या बनता है, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसके ऊपर बेस्ड है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के ऊपर बेस्ड है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है, बेसिकली ये सेट ऑफ डिमांड्स थी, सेट ऑफ इंफॉर्मेशन थी, फंडामेंटल्स थे, फिलॉसफी थी कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर की। अब आगे आ जाता है इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। अब इसके बाद क्या होता है, ऑन 3 जून 1947 ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करता है, इंट्रोड्यूस करता है माउंटबेटन प्लान विच पुट फॉरवर्ड द प्लान फॉर पार्टीशन ऑफ द कंट्री। ये चीज़ भी याद रखिएगा फ्रेंड्स कि माउंटबेटन प्लान जो आया था वो इंडिया में कब आया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कब इंट्रोड्यूस किया था, 3 जून 1947 को। माउंटबेटन प्लान बेसिकली था इंडिया की पार्टीशन के ऊपर बेस्ड था कि इंडिया की पार्टीशन कैसे होगी, बाउंड्रीज़ क्या क्या होंगी इंडिया की पार्टीशन जब होगी तो। अब होता क्या है इसके बाद कि जब माउंटबेटन प्लान आता है तो ज़्यादातर प्रिंसली स्टेट्स जो होती हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस तो पहले की थी जो कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में थी और कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहती थी, कुछ मुस्लिम लीग के मेंबर्स भी ज्वाइन कर लेते हैं। फिर ग्रेजुअली अदर रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम प्रिंसली स्टेट्स, मुस्लिम लीग ज्वाइन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। ये दोनों क्या करते हैं, उसको ज्वाइन कर लेते हैं। मुस्लिम लीग के कौन से मेंबर्स ज्वाइन करते हैं, जो कि इंडियन एरिया से आते थे, जो पाकिस्तान एरिया से बिलोंग करते थे, वो इसको लेफ़्ट कर देते हैं। और जो इंडियन एरिया से थे, जो भारत के एरिया के अंडर जो थे मुस्लिम लीग के मेंबर्स, वो इसको ज्वाइन कर लेते हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को। अब उसके बाद इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट क्या करता है, वो 3 चेंजेस करता है, मेड 3 चेंजेस। वो 3 चेंजेस करता है बेसिकली हमारे। पहला चेंज ये था कि असेंबली वॉज मेड fully sovereign body, means it can make or alter any law made by British Parliament in relation to India। अब एक्ट क्या करता है, पहली चीज़ वो क्या करता है, वो जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होती है उसको एक फुली सोवरेन बॉडी बना देता है। सोवरेन बॉडी का मतलब होता है कि वो बॉडी कोई भी लॉ बना सकती है, कोई भी लॉ ऑल्टर कर सकती है, चेंज कर सकती है, रिपील कर सकती है, अमेंड कर सकती है,
जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट इंडिया के रिलेशन में बनाएगा या बनाया था या बनाया है या बनाएगा, ये तीनों में वो फुली सोवरेन बॉडी है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वो ये सारा काम कर सकती है। उसके बाद सेकंड फंक्शन क्या होता है उसका, असेंबली को दो फंक्शन असाइन किए जाते हैं। किस में, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग दो फंक्शन असाइन किए जाते हैं। एक, पहला कि वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा, वो असेंबली क्या बनाएगी, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, और वो एक लेजिस्लेटिव बॉडी भी होगी। लेजिस्लेटिव बॉडी का मतलब है वो एक लॉज भी बना सकती है, वो लॉज भी बनाएगी, एक्ट्स भी बनाएगी, वो सब कुछ बना सकती है। इसीलिए ये जो असेंबली थी ये फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया भी बनती है। फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया, इसी असेंबली को फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया भी बोलते हैं। अब इसमें एक नोट करने वाली बात है, ये क्वेश्चन भी बनता है कि जो हमारी फर्स्ट पार्लियामेंट थी वो कहाँ से डिराइव हुई थी, उसमें कौन कौन लोग थे। तो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वही हमारी फर्स्ट पार्लियामेंट बनती है। अब इसमें नोट करने वाली बात यह है कि जब असेंबली एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी मीट करती थी, इसको चेयर कौन करता था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके प्रेसिडेंट कौन होते थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जब एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी मीट करती थी असेंबली। और जब ये एज अ लेजिस्लेटिव बॉडी मिलते थे, लेजिस्लेटिव बॉडी मतलब कि जब लॉज बनाने के लिए मिलते थे, इसको चेयर कौन करता था, जीवी मावलंकर जी करते थे। यानी कि इस समय प्रेसिडेंट कौन होता था, जीवी मावलंकर। और ये चीज़ें कब तक चली, टिल 26 नवंबर 1949, जब तक कि हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट नहीं कर लिया। कॉन्स्टिट्यूशन हमने कब अडॉप्ट किया था अपना, 26 नवंबर 1949 को। और तीसरी चीज़ एक्ट ने क्या की, जो स्ट्रेंथ थी असेंबली की वो रिड्यूस होगी 299 में, 299 में रिड्यूस होगी। ओरिजिनली फ्रेंड्स हमारे पास कितनी सीट्स थी, 389 थी। 389 को इसने रिड्यूस कर दिया 299 में। बाकी जो 90 सीट्स थी वो कम हो जाती हैं, क्योंकि जो मुस्लिम लीग के थे, कुछ प्रिंसली स्टेट्स थी जो कि जब पाकिस्तान बनता है तो पाकिस्तान में चली जाती हैं। अब इस 299 में होता क्या है, पहले जो हमारे पास ब्रिटिश प्रोविंसेस की सीट्स होती थी वो होती थी 296, 389 में से 296 पहले ब्रिटिश प्रोविंसेस के पास होती थी, 93 प्रिंसली स्टेट्स के पास होती थी। अब इस 296 में से 229 रह जाती हैं ब्रिटिश प्रोविंसेस में, या फिर आप अब बोल सकते हो ये हो जाती है इंडियन प्रोविंसेस की 229, और जो प्रिंसली स्टेट्स है उसकी रह जाती हैं सिर्फ 70, जो कि टोटल बनता है हमारा 299 सीट्स रह जाती हैं। अब ये सब आ गया हमारा कि ये इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 क्या क्या चेंजेस करता है असेंबली में। अब जो असेंबली है वो और क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करती है, अदर फंक्शन परफॉर्म बाय असेंबली। सबसे पहला फंक्शन क्या करती है असेंबली, वो हमारा नेशनल फ्लैग अडॉप्ट करती है। कब करती है, 22 जुलाई 1947। फिर नेशनल एंथम अडॉप्ट करती है 24 जनवरी 1950। फिर नेशनल एंथम हमारा हो गया जन गण मन। और फिर हमारा नेशनल सॉन्ग अडॉप्ट करती है, वो भी कब करती है, 24 जनवरी 1950। ये सारे फ्रेंड्स आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं जो कि JKSSB में पूछे भी जाते हैं। नेक्स्ट थिंग क्या करती है असेंबली, इट रेटिफाइड इंडियाज़ कॉमनवेल्थ मेंबरशिप इन May 1949।
अब होता क्या है कि इंडिया जब हमें आज़ादी मिलती है, भारत को आज़ादी मिलती है, तो हम फिर भी ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के ही मेंबर रहते हैं 1949 तक। 1949 में इंडिया उस मेंबरशिप से बाहर आ जाता है, उस मेंबरशिप को छोड़ देता, कॉमनवेल्थ मेंबरशिप को छोड़ देता। बट पाकिस्तान जो है वो ब्रिटिश डोमिनियन रहता है 1956 तक। इंडिया 1949 में ही बंद हो जाता है और वो 1956 तक रहता है। नेक्स्ट थिंग क्या करती है ये असेंबली, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट करती है ऑन 24 जैन 1950। 24 जैन 1950। फ्रेंड्स, इसमें एक चीज़ नोट करने वाली है कि इंडिया की आज़ादी से पहले सिर्फ नेशनल फ्लैग ही आता है, नेशनल फ्लैग ही अडॉप्ट किया जाता है। बाकी चीज़ें जो हैं वो आज़ादी के बाद ही अडॉप्ट की जाती हैं या इलेक्ट की जाती हैं या रेटिफाई की जाती हैं। ये चीज़ आप याद रखिएगा। अब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली क्या करती है? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली टुक 2 years 11 months and 18 days टू फॉर्म द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड हेल्ड 11 सेशंस इन टोटल। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली क्या करती है? टोटल 11 बार मिलती है, 11 सेशन होते हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के टोटल। जो कि फर्स्ट सेशन कब होता है? उसका फर्स्ट सेशन होता है 9 दिसंबर 1946 को सबसे पहली बार मिलती है। और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का जो लास्ट सेशन होता है 11 सेशन, टोटल कितने सेशन होते हैं उसके? 11। जो 11वां सेशन होता है वो होता है 14 नवंबर 1949। ये जो लास्ट सेशन था ये 14 नवंबर से कब तक चलता है? 26 नवंबर तक। 26 नवंबर तक चलता है, जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था। और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कितना टाइम लेती है? 2 साल 11 महीने 18 दिन लेती है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर करने के लिए। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली क्या करती है? एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाती है। ड्राफ्टिंग कमेटी को कौन चेयर करता है? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी चेयर करते हैं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी चेयर करते हैं, वो इसके चेयरपर्सन होते हैं, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करती है। और ये ड्राफ्टिंग कमेटी कब बनती है? 29 अगस्त 1947 को। अब हमारा अगला टॉपिक आ जाता है इनैक्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इनैक्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में क्या आ जाता है? जो ड्राफ्टिंग कमेटी होती है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करेगी, बनाएगी, उसके चेयरमैन जो होते हैं, चेयरपर्सन कौन होते हैं? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी क्या करती है? जो फर्स्ट ड्राफ्ट होता है हमारा, सबसे पहला ड्राफ्ट, जो हमारा फर्स्ट ड्राफ्ट होता है, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वो कब देती है? फरवरी 1948 को प्रेजेंट करती है इन फ्रंट ऑफ द असेंबली। और इसके बाद क्या किया जाता है? जो भारत के लोग होते हैं उनको 8 महीने दिए जाते हैं, 8 मंथ्स, 8 महीने दिए जाते हैं टू डिस्कस द ड्राफ्ट, ताकि वो ड्राफ्ट को डिस्कस करें। अगर उसमें उन्हें कुछ गलत लगता है, कुछ अमेंडमेंट्स चाहिए उनको, वो प्रपोज कर सकते हैं। और इसके बिहाफ पे क्या होता है कि जब ड्राफ्टिंग कमेटी ये सारा काम करती है, कि जब ड्राफ्टिंग कमेटी जब पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोगों के समक्ष ये पेश करती है, ड्राफ्ट पेश करती है और उसकी अमेंडमेंट्स के लिए प्रपोजल लेती है, उस समय क्या होता है? जो पब्लिक के कमेंट्स आते हैं, क्रिटिसिज्म आते हैं, सजेशंस आते हैं, तो ड्राफ्टिंग कमेटी क्या करती है? एक सेकंड ड्राफ्ट इंट्रोड्यूस करती है, सेकंड ड्राफ्ट पब्लिश करती है। वो करती है, जो सेकंड ड्राफ्ट होता है वो पब्लिश होता है अक्टूबर 1948 को। अक्टूबर 1948 को। सेकंड ड्राफ्ट के बाद जो फाइनल ड्राफ्ट होता है
जो फाइनल ड्राफ्ट और थर्ड ड्राफ्ट भी बोलते हैं, इसको हम थर्ड ड्राफ्ट भी बोल सकते हैं, फाइनल ड्राफ्ट भी बोल सकते हैं, ये कब इंट्रोड्यूस होता है? ये असेंबली में इंट्रोड्यूस होता है 4 नवंबर 1948 को ये इंट्रोड्यूस किया जाता है। और इस पर क्या होता है, जो इसकी फ़र्स्ट रीडिंग होती है, फर्स्ट रीडिंग ऑफ द ड्राफ्ट वॉज डन फॉर 5 डेज़। 5 डेज़ के लिए इसकी जनरल डिस्कशन होती है, जनरल डिस्कशन होती है इसकी 5 दिन के लिए। फिर उसके बाद जो सेकेंड रीडिंग होती है, सेकेंड रीडिंग में क्या होता है, क्लॉज बाय क्लॉज रीडिंग होती है, वो 15 नवंबर 1948 को स्टार्ट होती है और 17 अक्टूबर 1949 को ख़त्म होती है। ऑलमोस्ट 11 महीने लगते हैं इसमें। इस रीडिंग में क्या होता है, ऑलमोस्ट 7653 अमेंडमेंट्स प्रपोज की जाती हैं, वर प्रपोज, एंड 2473 अमेंडमेंट्स वर एक्चुअली डिस्कस्ड। इस थर्ड रीडिंग में क्या होता है, जब सेकेंड रीडिंग होती है उसके बाद सेकेंड रीडिंग कब ख़त्म होती है, 17 अक्टूबर 1949 को। अब थर्ड रीडिंग जब शुरू होती है इस ड्राफ्ट की, फाइनल ड्राफ्ट की, वो शुरू होती है 14 नवंबर 1949 को। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर क्या करते हैं, एक मोशन वो करते हैं, मूव करते हैं, और इस मोशन को 26 नवंबर 1949 को पास किया जाता है। 26 नवंबर 1949 को पास किया जाता है। यही वो डेट है, दिस इज़ ऑल्सो द डेट मेंशन इन द प्रियम्बल ऑन विच द पीपल ऑफ इंडिया अडॉप्टेड, इनैक्टेड एंड गेव देमसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। यही डेट हमारे प्रियम्बल में भी मेंशन की गई है कि जब पीपल ऑफ इंडिया ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया, इनेक्ट किया और अपने आप को एक संविधान दिया। भारत का संविधान उस दिन इनेक्ट होता है। कॉन्स्टिट्यूशन जो अडॉप्ट होता है उसमें उस समय क्या होता है, एक प्रियम्बल होता है, 395 आर्टिकल्स होते हैं और 8 शेड्यूल्स होते हैं और 22 पार्ट्स होते हैं। ये जब ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इनेक्ट हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था, उसमें कितने क्या क्या चीज़ें थी, एक प्रियम्बल था, 395 आर्टिकल्स थे, 8 शेड्यूल्स थे, 22 पार्ट्स थे। फ्रेंड्स, ये चीज़ बहुत बार पूछी जाती है एग्ज़ाम्स में कि ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें थी। और सबसे ज़रूरी बात, जो प्रियम्बल था वो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद इनेक्ट हुआ था, इसलिए प्रियम्बल के ऊपर भी बाद में डिस्कशंस हुई, केसेस भी हुए सुप्रीम कोर्ट में कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं है। फिर केशव नंदा भारती केस आया, उसमें प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट माना गया। इवन प्रियम्बल को बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में भी माना गया कि प्रियम्बल को कोई अमेंड नहीं कर सकता। अमेंड कर सकते हैं बट विदाउट इंटरफेयरिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रेंड्स, उस समय तो जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इनेक्ट हुआ तब ये सारी चीज़ें थी। अब प्रेजेंटली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स हैं? प्रेजेंटली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऑलमोस्ट, ये 2020 तक का डाटा है अभी हमारे पास, इसमें 448 आर्टिकल्स हैं। 448 आर्टिकल्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं हमारे, और 25 पार्ट्स हैं, 25 पार्ट्स हैं। ये 448 आर्टिकल्स, 12 शेड्यूल्स, शेड्यूल 12 शेड्यूल हैं हमारे। कौन सा शेड्यूल किस एरिया के रिलेटेड या किस टॉपिक को गवर्न करता है, ये हम बाद में इसके लिए एक अलग से टॉपिक बनाएंगे जब हम वो पढ़ेंगे। 25 पार्ट्स हैं, कौन सा पार्ट किसको डिनोट किया जाता है, डिवोट होता है, वो भी हम पढ़ेंगे। नॉर्मली अगर देखा जाए तो जो हमारा इम्पोर्टेंट शेड्यूल होता है वो जैसे 11 शेड्यूल होता है, वो हमारा पंचायती राज के लिए होता है, ये भी चीज़ हम देखेंगे। पार्ट जैसे पार्ट 4 होता है आपका, पार्ट 4 है वो DPSPs है, पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स हैं आपके। तो ये सारी चीज़ें जब हम इंडिविजुअल टॉपिक्स को पढ़ेंगे तब उसमें हम डिस्कस करेंगे। अब इसमें एक देखने वाली बात ये है कि हमारा नोट क्या है,
कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो 26 नवंबर 1949 को इनेक्ट हुआ था, बट इसकी कमेंसमेंट डेट जो है ये 26 जनवरी 1950 को हुआ था। 26 जनवरी 1950 को हुआ था। इसको रिपब्लिक डे भी बोलते हैं। इसके पीछे भी एक वो है, बहुत ज़रूरी बात है कि 26 जनवरी को ही क्यों चुना गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कमेंसमेंट डेट के लिए, क्योंकि 1930 26 जन को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था, फॉलोइंग द रेजोल्यूशन ऑफ लाहौर सेशन। 1929 में जो लाहौर सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, लाहौर सेशन हुआ था, उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिक्लेयर किया था कि वो 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे, कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। इसीलिए 26 जनवरी को ही चुना गया इसकी कमेंसमेंट के लिए। अब फ्रेंड्स, ये तो हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशन कब बना, इनेक्ट कब हुआ, इसकी कमेंसमेंट कब हुई, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने क्या क्या काम किया, कितना टाइम लगा कॉन्स्टिट्यूशन बनने में। अब इसकी एक और चीज़ आ जाती है कि क्रिटिसिज्म। इसके क्रिटिसिज्म क्या थे? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के भी क्रिटिसिज्म थे। हर चीज़, जब कोई भी चीज़ होती है उसके क्रिटिसिज्म ज़रूर होते हैं। सबसे पहला क्रिटिसिज्म था कि ये एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी। क्यों नहीं थी एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी? क्योंकि बहुत से लोगों का ये मानना था कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है वो, उसके जो मेंबर्स हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं है बाय द पीपल ऑफ इंडिया। पीपल ऑफ इंडिया ने उनको इलेक्ट नहीं किया है, क्योंकि आप देखें ब्रिटिश प्रोविंसेस में तो इलेक्टेड थे, वो डायरेक्टली इलेक्टेड हो सकते थे, बट जो प्रिंसली स्टेट्स थी, प्रिंसली स्टेट्स में वो हेड ऑफ़ द स्टेट्स उनको रिप्रेजेंट करते थे, उनको नॉमिनेट करते थे। तो इसलिए लोगों को लगता था कि ये नॉमिनेटेड एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है, जो कि भारत के लोगों द्वारा चुनी हुई बॉडी नहीं है। सेकंड चीज़ आ गई कि एक सोवरेन बॉडी नहीं है। सोवरेन बॉडी क्यों नहीं माना जाता है इसको? क्योंकि बहुत से लोगों का जो क्रिटिक्स थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को, वो ये बोलते थे कि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रपोजल्स के ऊपर बनी है, और इसके जितने भी असेंबलीज़ हुई हैं, जितने भी इसके सेशंस हुए हैं, इस असेंबली के सेशंस हुए हैं, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की परमिशन के बाद ही हुए हैं। थर्ड चीज़ आ गई कि ये टाइम कंज्यूमिंग थी। टाइम कंज्यूमिंग इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसने 2 साल 11 महीने और 18 दिन लिए अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। बल्कि क्रिटिक्स का ये मानना था कि जो कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिर्फ 4 महीने में बन के तैयार हो गया था, बट इसने बहुत ज़्यादा टाइम लिया। नेक्स्ट आ गया डोमिनेटेड बाय कांग्रेस, कि ये कांग्रेस से बहुत ज़्यादा डोमिनेटेड थी, कि इसमें बेसिकली आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के ही ऑलमोस्ट सारे लीडर्स थे, और इसमें बाहर का कोई और लीडर नहीं था। ये चीज़ भी इसके क्रिटिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट आ गया लॉयर एंड पॉलिटिशियन डोमिनेशन थी इसमें। अब इस चीज़ को क्रिटिक्स कैसे जस्टिफाई करते हैं, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के क्रिटिक्स कैसे जस्टिफाई करते हैं इसको? वो ये पॉइंट आउट करते हैं कि इसमें जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, इसमें सभी सेक्शंस नहीं थी, सोसाइटी की सारी सेक्शंस इन्वॉल्व नहीं थी। और इसका सबसे बड़ा रीज़न है, सबसे बड़ा प्रूफ है कि जो इसका बल्कीनेस है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का बल्कीनेस, कॉन्स्टिट्यूशन के बल्कीनेस है, जो इसमें वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, जो इसमें लैंग्वेज यूज़ की गई है, वो बहुत ही ज़्यादा लॉयर बेस्ड है और बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिक्स बेस्ड है। मतलब कि उसमें अगर आप खुद भी कभी पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की, कुछ वो पढ़ेंगे, आर्टिकल्स पढ़ेंगे या कुछ पढ़ेंगे, तो हमें भी कई बार लगेगा कि इसकी जो लैंग्वेज है, इसकी जो वर्डिंग है, वो बहुत ही ज़्यादा लॉयर बेस्ड कर दी गई है। लास्ट जो आता है कि ये डोमिनेटेड बाय हिंदूज़ थी। क्रिटिक्स ये भी मानते हैं कि ये हिंदू डोमिनेटेड बॉडी थी, क्योंकि इसमें एक ही मेजर कम्युनिटी, जो एक मेजर कम्युनिटी थी, वो ज़्यादा रिप्रेजेंट कर रही थी इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को, और बाकी कम करते थे। इस चीज़ में अगर हमने देखना है तो हम ये चीज़ देख सकते हैं, कम्युनिटी वाइज रिप्रेजेंटेशन जो थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की 1946 में जो बनी थी, उसमें जो हिंदूज़ की स्ट्रेंथ थी वो 163 थी। हिंदूज़ की स्ट्रेंथ कितनी थी? 163। मुस्लिम्स की थी
80, शेड्यूल कास्ट की थी 31, और इस तरह बैकवर्ड ट्राइब्स भी थी, सिख्स भी थे, एंग्लो इंडियंस भी थे, और पारसीज भी थे, और क्रिश्चियंस भी थे। बट सबसे ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा डोमिनेशन थी वो किसकी थी? हिंदूज़ की। अब फ्रेंड्स, इसके साथ हमें एक चीज़ ज़रूर पढ़नी चाहिए कि इम्पॉर्टेंट कमेटीज़ कौन कौन सी थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में इम्पॉर्टेंट कमेटीज़ कौन कौन सी थी। इनके सिर्फ नाम और इनके चेयरपर्सन्स के बारे में हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ ज़्यादा पूछी जाती है, ज़्यादा इसके डीप में क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो पहला आ गया हमारा ड्राफ्टिंग कमेटी। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। हेड यानी कि चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अगर आपको जानना ही है तो मैं आपको बताता हूँ कि इसके और मेंबर्स कौन थे। इसमें गोपाला स्वामी अयंगर थे, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, के एम मुंशी थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे, एंड माधव राव थे, टी टी कृष्णामाचारी भी थे इसमें। सेकेंड आ जाता हमारा यूनियन पावर्स कमेटी। यूनियन पावर कमेटी को कौन हेड कर रहे थे, कौन चेयरपर्सन थे? जवाहरलाल नेहरू जी। थर्ड आ जाती है आपकी एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज़ एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज। इस कमेटी को कौन हेड कर रहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और लास्ट अगली आ जाती है स्टेट्स कमेटी। स्टेट्स कमेटी जो कि स्टेट्स के साथ नेगोशिएट करेगी। ये भी कौन कर रहा था? जवाहरलाल नेहरू जी कर रहे थे। जवाहरलाल नेहरू जी कर रहे थे। फ्रेंड्स, इसमें एक चीज़ और है देखने वाली कि जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें वो इंग्लिश में पब्लिश हुआ था, और उसमें कोई प्रोविज़न नहीं था कि जो टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो हिंदी लैंग्वेज में भी लिखा जाए। ये चीज़ एक अलग सा टॉपिक है आपके लिए। इस वीडियो के अलग से एक टॉपिक है कि जो हिंदी टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन था वो ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, उसमें कोई प्रोविज़न नहीं था उसके रिलेटेड। बाद में जाके क्या होता है कि 58th अमेंडमेंट एक्ट, 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1987 में एक प्रोविज़न बनाया जाता है, एक नया आर्टिकल इंसर्ट होता है, आर्टिकल 394A, जो कि और इसका पार्ट कौन सा होता है? ये लास्ट पार्ट में किया जाता है, पार्ट 22 में। पार्ट 22 में इसको वो किया जाता है, अमेंड किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है इसको। ये आर्टिकल क्या बोलता है कि जो भी ट्रांसलेशन होगी कॉन्स्टिट्यूशन की वो हिंदी लैंग्वेज में भी होगी, और कोई भी अगर अमेंडमेंट होती है कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी जाती है, इंग्लिश लैंग्वेज में होती है, उसकी हिंदी में ट्रांसलेशन करना बहुत ही ज़रूरी है। और एक चीज़ और कि जो उसका मीनिंग होगा, जो उस अमेंडमेंट होगी, जो उसकी ट्रांसलेशन करेंगे हम, अमेंडमेंट की ट्रांसलेशन हिंदी में होगी, उसका सेम मीनिंग होना चाहिए एज दैट ऑफ इंग्लिश। जो इंग्लिश में उसका मीनिंग बनता है उसी के अकॉर्डिंग उसका मीनिंग होना चाहिए हिंदी में। और अगर ऐसे करने में कोई भी डिफ़िकल्टी अराइज होती है, कोई भी मुश्किल आती है, तो प्रेसिडेंट के पास ये अधिकार है कि वो उसको रिवाइज़ करवा सकता है हिंदी में सूटेबली अकॉर्डिंग टू देयर सिचुएशन, वो उसको रिवाइज़ करवा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका अलग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे पॉलिटी का। हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, ये वाली वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि आपको जब भी हम कोई नई वीडियो बनाएं आपको उसकी नोटिफिकेशन आती रहे। कीप सपोर्टिंग अस, ताकि हम और से ज़्यादा आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सकें। सो फ्रेंड्स, थैंक यू।